अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है नासिर खान ने कराची से। वो कहते हैं कि आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं और जब तक आपकी स्टोरी को ना सुनो रात को नींद नहीं आती। उम्र का भी तकाजा है, अब जवान नहीं रहे, तो जहां पहले सोने के लिए नींद की गोली खाते थे अब आपकी कहानी उस गोली का काम करती है। कहानी सुनते ही गहरी नींद में चले जाते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी हमारे साथ शेयर की है जिसको मैं अपने लफ्ज़ों में आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। इंस्पेक्टर जवाद अपने थाने के अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही वो अपनी कुर्सी पे आके बैठा तो उसके मुंशी ने उसको आके सैल्यूट किया और कहा, सर, फिर से एक लड़की अगवा हो गई है। उसके घर वालों ने आके रिपोर्ट कराई है कि वो घर से भागी नहीं है, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था, वरना वालिदैन इतना ज़रूर जानते हैं, स्पेशली माँ, कि बेटी मोबाइल पे किसी से छुप छुप के बातें करती है या किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं थी। उसकी लड़की, माँ का कहना यह था, बहुत ही शरीफ लड़की है। इंस्पेक्टर जवाद बोला, कहाँ है उसकी वालदा? कहा, सर, आपका इंतज़ार हो रहा था, बुलाऊं उनको? कहा, बुलाइए। उसकी वालदा, उसका वालिद जब कमरे में लाए, उनको बैठने का इशारा किया जवाद ने और कहा, जी बताइए क्या वाकया हुआ है। तो माँ ने बताना शुरू किया, मेरी बेटी, ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल बिल्कुल नए नए आए थे, आप कह सकते हैं 2003-2004 की बात है ये। उसने बताया कि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरीके जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप कहेंगे कि माँ हमेशा अपनी बेटी के बारे में ऐसा कहती है, ऐसा कतई नहीं है। मैं उसको इतनी अच्छी तरीके जानती थी कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने उसको माँ बन के भी पाला था और एक दोस्त बन के भी पाला था। वो अपनी ज़िंदगी की हर बात मुझसे शेयर करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो कोई अपनी ज़िंदगी की बात मुझसे शेयर ना करती हो। वो मुझे सब बताती थी, यहाँ तक कि रास्ते में कोई लड़का उसको छेड़ देता या कोई लड़का उसको प्रपोज करता या कुछ भी कोई उसको कहता, मुझे वो ज़रूर बताती थी। और मैंने जान के ऐसा किया था कि मेरी बेटी अगर किसी को पसंद भी करने लगे तो वो माँ को दोस्त समझते हुए खुल के माँ को बता दे, कि बजाय कोई ऐसा कदम उठाए जो उसके पेरेंट्स के लिए बहुत तकलीफ दे हो। उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। वो घर से निकली है और मैं शाम को इसका इंतजार ही करती रही हूं, वो घर दाखिल नहीं हो सकी। इंस्पेक्टर जवाद ने मजीद कुछ जो सवाल पूछने थे, मजीद कुछ उनसे सवाल पूछे और उनके बाद कहा, ठीक है, आपकी हमने रिपोर्ट लिख ली है और हमारी तलाश जारी हो जाएगी। जैसे ही आपकी बेटी का कुछ पता लगेगा हम फौरी तौर पे आपको बता देंगे। लड़की के माँ बाप वहां से तो चले गए, लेकिन इंस्पेक्टर जवाद काफ़ी परेशान हो गया। उसी एक थाने का एरिया होता है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, एरिया बढ़ता जाता है, थाने तब्दील होते जाते हैं। उसके ही थाने का ये तीसरा वाकया था कि एक लड़की पहले घर से गायब हुई, फिर दूसरी, अब तीसरी। इंस्पेक्टर जवाद सोचना शुरू हो गया कि अगर कोई लड़की अपने आशना के साथ भाग गई, अपने किसी दोस्त के साथ शादी के चक्कर में या वैसे ही घर से भाग गई, तो एक गई होगी, क्या दूसरी भी ऐसे ही भाग गई और तीसरी भी ऐसे ही भाग गई? वो इन्हीं सोचों में गुम बैठा हुआ था कि उसका दोस्त नासिर खान अंदर दाखिल हुआ। नासिर को देखते ही जवाद अपनी जगह से खड़ा हुआ और बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला। यार, बड़े दिन हो गए, तूने चक्कर ही नहीं लगाया। तो नासिर बोला, यार बस मसरूफियत ऐसी थी कि तुम्हें बता ही नहीं सका। नासिर और जवाद बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते थे। जब भी जवाद के बाद या नासिर के पास टाइम होता तो दोनों आउटिंग के लिए बाहर निकल जाते, खाते पीते घूमते। नासिर
जवाद को मिलने के बाद अपनी उसी बिल्डिंग की तरफ रवाना हुआ जहाँ पे दूसरी फ्लोर पे उसका फ्लैट था और उससे ऊपर वाली जो मंजिल थी वहाँ पे कुछ अरसा पहले एक नई फैमिली आई थी। नासिर बहुत खाती पीती फैमिली से था, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसने शादी नहीं की थी। जवाद अक्सर उससे पूछता था कि यार अब शादी कर ले, उम्र तेरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तुझे शादी कर लेनी चाहिए, अब इसके बाद तो तेरी शादी के लिए भी लड़की ढूंढने जाएंगे, लड़की नहीं मिलेगी, कोई बूढ़ी औरत ही मिलेगी। तो कहता नहीं यार, जब कोई पसंद आएगी तो तभी शादी करूंगा, कोई दिल को पसंद ही नहीं आई। उसके माँ बाप गांव में रहते थे, वो इस बड़े शहर में अकेला रहता था। कारोबार के सिलसिले में आया था और कारोबार उसका बढ़ता गया। वालिदैन गांव को छोड़ना नहीं चाहते, रिश्तेदार सारे वहां पे थे, तो वो गांव भी जाता और शहर भी आता। उसकी भी मजबूरी थी, कारोबार के सिलसिले में वो यहाँ पे रह रहा था। और देखते ही देखते उसके कारोबार ने, नासिर खान के कारोबार ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी। जिस फ्लैट के अंदर वो रहता था, काफ़ी बड़ा फ्लैट था, वो उसने ख़रीद लिया था। माँ बाप को अक्सर बुला लेता, माँ बाप चंद दिनों के लिए आते, लेकिन फिर बोर हो जाते, उनको गांव की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की याद सताती और वो वापस चले जाते। इसी तरह जिंदगी सुकून से गुजर रही थी कि नासिर खान को इतना पता लगा था कि ऊपर वाला जो फ्लैट था वो खाली हुआ था और वहां पे नए कुछ लोग आए हैं। तो एक दिन वो भी घर में दाखिल होने लगा और उसी लम्हे जो शायद नए लोग उस ऊपर वाले फ्लैट पे किराएदार आए थे, वो भी अंदर दाखिल होने लगे। और नासिर खान का जैसे ही उस बाप बेटी से आमना सामना हुआ तो उस लड़की को देखते ही वो दिल हार बैठा। इतनी उसकी आंखों में वो लड़की हसीनो जमील लगी कि शायद उससे पहले उतनी लड़कियां जो उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थीं, शायद हो सकता है वो उस लड़की से भी हसीनो जमील हों, लेकिन वो उसकी आंखों को नहीं भाई थी जिस तरह ये लड़की उसकी आंखों में ऐसी भास सी गई, उसकी आंखों में ऐसी चमक सी पैदा हो गई कि वो देखता ही रह गया। और जो बिल्कुल सामने पहुंचे तो नासिर ने सलाम किया। उस लड़की के साथ जो शख्स था उसने वालेकुम अस्सलाम कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक गरज थी। उसका लहजा बताता था या तो वो कोई कारोबारी शख्सियत रहा है या किसी ऐसी मुलाजमत से रहा है जहां उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। नासिर ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूं, आपको पहले कभी नहीं देखा। तो शख्स ने कहा, जी हां, हम नए आए हैं, यूपर वाला जो फ्लैट है वहां पे हम रहते हैं। तो नासिर को पता लगा, अच्छा जो वो फ्लैट खाली था यहां पे ये फैमिली आई है। यूं एक रस्मी सी मुलाकात हुई, वो दोनों भी जल्दी में थे, चले गए। लेकिन नासिर अपने फ्लैट के दरवाजे तक कैसे पहुंचा, दरवाज़ा कैसे खोला और कैसे अंदर दाखिल हुआ, उसको कुछ भी याद नहीं था। वो उसकी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हो चुका था, ये मैंने किसको देख लिया है, ये तो मेरे ख्वाबों की वो शहज़ादी है जिसको मैं हमेशा सोचता था कि जब मुझे मेरे ख्वाबों की शहज़ादी मिलेगी तभी मैं शादी करूँगा, और मेरे शायद ख्वाबों की शहज़ादी मुझे मिल गई है। लेकिन मुसीबत एक और थी, उस लड़की और नासिर की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। नासिर तकरीबन 34-35 साल का हो चला था, 34 साल का, और जो वो लड़की थी वो तकरीबन 22-23 साल की थी। जहां नासिर उसको देखते ही दिल हार बैठा था, वहां उसको ये भी शिद्दत से एहसास था कि उसकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। लेकिन मोहब्बत, इश्क, जुनून उम्र कहां देखता है। और नासिर एक ऐसी शख्सियत का मालिक था कि हाले दिल किसी को भी नहीं बताता था, यहां तक कि अपने बेहतरीन दोस्त जवाद को भी नहीं। अब वो अक्सर अपने फ्लैट से निकल के बाहर इस तरह टहलता रहता कि किसी तरह उस महजबीन का चेहरा देख लूं तो मेरे दिले बेकरार को सुकून आ जाए। और जैसे कैसे उसने अपना असर रसूख लगा के इधर उधर से, गार्ड से इधर उधर से पूछ लिया, उसको इतना पता लग गया कि उस लड़की का नाम रोजीना था। क्या लिखा उन्होंने नाम? रुबीना। रुबीना उसका नाम था।
और ये भी पता लगा कि रुबीना के वालिद साहब भी पुलिस की मुलाजमत करते रहे थे, बड़े अच्छे ओहदे पे फाइज थे। अब वो रिटायर्ड हो चुके थे, बहुत अच्छी उनकी पेंशन आती थी। अपनी मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद जो उनको अच्छा खासी रकम मिली, उन्होंने उससे वो फ्लैट खरीद लिया था। ईमानदार अफीसर रहे थे, ईमानदारी से अपनी नौकरी पुलिस की करते रहे थे। अब अपनी उस बेटी के साथ उसी फ्लैट में रहते थे। नासिर ने जब कई चक्कर लगाए तो आखिरकार एक दफा उसका और रुबीना का आमना सामना हो ही गया। उसने उस अंदाज में जैसे एक ही बिल्डिंग में रहने वाले लोग एक दूसरे को सलाम करते हैं, उसने रुबीना को सलाम किया, लेकिन रुबीना ने सलाम सुनने के बावजूद उसके सलाम का जवाब नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़ गई। उसी से नासिर को अंदाजा हो गया कि उसकी दाल गलने वाली नहीं है, रुबीना उसको घास डालने वाली नहीं है। अब वो सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि किसी तरीके मेरी रुबीना के साथ दुआ सलाम हो जाए, क्योंकि वो दिल में शादी का ख्याल लिए हुए बैठा था, लेकिन जानता था ये शादी हो नहीं सकती। उसकी और रुबीना की उम्र में बहुत फ़र्क है और रुबीना वैसे भी नौजवान है, उसके ख्यालात, उसके ख्वाब, उसकी ख्वाहिशात और होंगी। काफ़ी सोचो विचार के बाद उसने एक दिन फैसला किया, कैसे रुबीना को अपनी तरफ मुतवज्जे करूं। असल में तो एक सादा सा शख्स था, मासूम सा शख्स था, कभी किसी लड़की के चक्कर में पड़ा नहीं था, उसको पता ही नहीं था लड़की को पटाते कैसे हैं, लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जो कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं जानता था। तो कुछ फिल्मों के सीन उसको याद आए कि उसने फिल्मों में देखा था कि लड़की जा रही होती है और लड़के उस लड़की का रास्ता रोकते हैं और हीरो एक ड्रामाई अंदाज में आता है और आके उनको मारता है, उनको भेजता है और लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और यूं उनकी आपस में दुआ सलाम हो जाती है। ये सोच के नासिर ऐसे ही एक शख्स के पास पहुंचा जिसको वो जानता था, वो काफ़ी बदमाश तबीयत का था। नासिर ने उससे कहा, मुझे तुमसे एक काम है और उसके बदले मैं तुम्हें उजरत दूंगा। उसने कहा, बोलो क्या काम है। उसने कहा, मुझे तुम्हारे कोई 3-4 गुंडे चाहिए। उसने कहा, मिल जाएंगे, क्या कराना है। उसने कहा, करना कुछ नहीं है। और उसने उसको अपना प्लान समझाया कि इस तरह लड़की है, उसके सामने आना है और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करनी है और मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और उनको डांटूंगा और इस तरीके उनको वहाँ से भगाऊंगा और बस वो चले जाएंगे, इसके मैं तुम्हें पैसे दूंगा। भांप गया वो शख्स कि मोहब्बत का, इश्क का कोई चक्कर है। उसने एक मोटी रकम मांगी। नासिर ने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगा। यूं अब वो लड़के 3 जो बदमाश टाइप से थे, नासिर के इशारे पे वो नीचे मौजूद रहते और नासिर ने उसको बता दिया था कि जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं कि वो सामने आ रही है, तुमने अपना काम करना है और मैं ऊपर से पहुंच जाऊंगा। कई दिनों तक ऐसे इंतज़ार होता रहा और एक दिन आखिरकार रुबीना बाहर आती दिखाई दी तो उसने इशारा किया, हाँ यही है। तो वो तीनों चलते हुए रुबीना का रास्ता रोककर खड़े हो गए। कहाँ जा रही हो, वैसे एक जो डायलॉग बोलते हैं और जिस तरह करते हैं, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे रुबीना एक बहुत बड़े पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी है। वो खुद बड़ी जंगजू है, उसको दिलेरी, उसको कैंपिंग करना और इस तरह के दिलेराना फैसले करना पसंद था। वो डरने वाली लड़की कहाँ थी। जब उसने उनको तीनों को देखा तो अच्छी खासी अकड़ गई कि तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई, वो भी मुझे रुबीना को रोकने की। वो तीनों परेशान हुए थे क्योंकि ज़्यादा तो वो कुछ कर नहीं थे, बनावटी वो लोग थे, किराए के लोग थे कि छेड़ते या कुछ करते। तो इतनी देर में नासिर भी पहुंच गया और नासिर ने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग, ये है वो है, इस तरह कहा। तो रुबीना बोली, आपको बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसों को तो मैं खुद सीधा कर दे सकती हूँ। और उसी वक्त उसने हाथों का ऐसा एक्शन बनाया जैसे वो जोडो कराटे भी जानती हो और उनको मुक्के और किक मार के भगा सकती हो। इससे पहले कि वो उनको मुक्का मारती और या लात मारती तो वो पहले ही भाग गए और यूं वो आगे चली गई। नासिर ने जो प्लान किया था वो सारा नाकाम गया। वो तो खुद बहुत दिलेर किस्म की लड़की थी। अब नासिर को समझ आ गया, नहीं, इस लड़की को पटाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत दिलेर किस्म की लड़की है, जंगजू किस्म की लड़की है, खुद कराटे वगैरह भी जानती है, क्या करो।
एक दीवाना, एक मजनू जो मुसलसल एक लड़की के ख्वाब देखे रोज़ रात को सोने से पहले उसको उसके मुसलसल ख्याल आए, तो कैसे हो सकता था वो कुछ और ना सोचे। देखते 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 एक दिन अखबार पढ़ते हुए उसकी निगाह पड़ी, एक अखबार पे लिखा हुआ था, महबूब आपके कदमों में, काले जादू का माहिर, 3 दिन का अमल और महबूब आपके कदमों में होगा। नासिर को एक उम्मीद की किरण नजर आई कि मैं इस तरीके अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकता हूं। फौरी तौर पे गाड़ी निकाली और रवाना हुआ, सीधा उस आमिल के पास पहुंच गया। शक्ल सूरत का वो काला स्याह था, सिगरेट पी पी के उसने अपने होंठ मजीद काले स्याह कर लिए थे। उसके चेहरे से खबासत टपक रही थी। वो जिस जगह पहुंचा वो ऐसी जगह जाना नहीं चाहता था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर पहुंच गया था। जब वो बैठा तो उस काले शाह ने उससे पूछा, बोलो किस सिलसिले में आए हो? उसने कहा, मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहता हूं। एक लड़की जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं वो मेरी हो जाए। मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता। मैं चाहता हूं खुद ब खुद वो मेरे हक में शादी का फैसला कर दे। वो आमिल बोला, हो जाएगा, लेकिन याद रखना इसके लिए तुम्हें 2 लाख देने होंगे। नासिर बोला, अगर काम की गारंटी दो कि काम हो जाएगा तो मेरे लिए 2 लाख देना कोई मुश्किल नहीं। उसने कहा, हाँ ये गारंटी है, तुम्हारा काम 2 लाख में हो जाएगा। तुम्हें 1 लाख एडवांस देना होगा और 1 लाख काम होने के बाद, और उसके अलावा कुछ चीजें भी तुम्हें ला के देनी होंगी। उसने पूछा, कौन सी चीजें? उसने कहा, तुम्हें बकरी के फलां हिस्से की एक हड्डी ला के देनी है जिस पे कट ना लगा हो, एक उल्लू लेके आना है, एक फलां जानवर के फलां हिस्से की हड्डी लेके आनी है, और ऐसी लिस्ट गिनवानी शुरू कर दी कि मुझे ये सामान देना है, और एक काली स्याह बकरा लेना है जो बिल्कुल काला स्याह हो, उसके जिस्म पे कहीं भी सफेद निशान ना हो, और उस काले स्याह बकरे को हलाल करना है, काटना है, उसका खून भी थोड़ा सा जमा करना है, और उसी के जिस्म क्या दिल भी निकालना है। दिल और खून चाहिए, और वो बकरा जिन्नात को फेंक देना है। उसने कहा, हां मैं तैयार हूं इन सब के लिए। उसने कहा, लेकिन ये बकरे की हड्डी मैं कहां से लेके आऊं जिसके ऊपर कट भी ना लगा हो? किसी कसाई के पास जाता हूं, हड्डी खाली मांगूंगा तो वो तो मुझे नहीं देंगे, और इस तरह की मजबूरियां बताई। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो आप मेरे बंदे को पैसे दे दो, वो ये सारे काम कर लाएगा, सिर्फ तुम उल्लू का, एक काली मुर्गी का बंदोबस्त करो। ये तो तुम ले सकते हो ना, काली मुर्गी और उल्लू। उसने कहा, हाँ ये काली मुर्गी उल्लू तो मुझे पता है, मार्केट है, वहां से मैं ले आऊंगा, लेकिन बाकी चीजें नहीं। उसने कहा, ठीक है, इतने पैसे दे दो, हम लोग मंगवा लेंगे। यूं नासिर ने उनको पैसे दे दिए, और उसके बाद उसने कहा, ठीक है अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उधर इंस्पेक्टर जवाद मजीद अब परेशान हो चुका था। एक चौथी लड़की भी गायब हो चुकी थी। वो भी सेम इस तरह, माँ बाप बताते हैं कि घर से निकली है काम के लिए और थोड़ी देर तक उसको वापस आ जाना चाहिए था, शाम का टाइम था, लेकिन वो वापस ही ना आ सकी। और कब्रिस्तान का मंजर था, आधी रात हो चुकी थी, तकरीबन ये 12 बजे का टाइम होगा। वो कराची का एक बड़ा सुनसान कब्रिस्तान जो इंसानी आबादी से काफी दूर था, अब तो आबादी बहुत ज्यादा इधर उधर भी फैल गई है। उस कब्रिस्तान के अंदर काफी पुरानी कब्रें थी, झाड़ियां उगी हुई थी, और जगह जगह पे छांव किए हुए दरख्त थे जो दिन की रोशनी में सूरज की किरणों से बचाते थे। कब्रों के ऊपर छांव किए हुए थे, और वही दरख्त रात के टाइम इतने खौफनाक लगते थे क्योंकि उस कब्रिस्तान में कोई भी
रोशनी का बंदोबस्त नहीं था और शहर की रोशनियां भी काफी दूर थीं, तो इसलिए अंधेरे में डूबा हुआ यह कब्रिस्तान होता था। लेकिन उस कब्रिस्तान के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। उसने अपने कंधे के ऊपर एक भारी भरकम बोरी उठाई हुई थी। वो जो कब्रिस्तान के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुड़ के इधर उधर देखा क्या कोई मौजूद है, तो वहां पे कोई भी नहीं था। वैसे भी इस कब्रिस्तान की तरफ कोई भी नहीं आता था, बहुत खौफनाक कब्रिस्तान मशहूर था। किसने कुछ देखा था या नहीं, लेकिन लोग इसकी वीरानियत से, इसकी खौफनाकी से और जगह जगह उगी हुई झाड़ियों से बहुत डरते थे। लेकिन वो शख्स चांद की रोशनी जो उन दरख्तों में से छन छन करती नीचे पहुंच रही थी, उसी रोशनी को देखता हुआ अपना रास्ता बनाता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। कब्रों के बीच में से गुजरता गुजरता वो बिल्कुल कब्रिस्तान के पीछे वाले हिस्से की तरफ चला गया। जैसे ही वो इस हिस्से की तरफ पहुंचा, उसने अपने कमर पे वो भारी भरकम जो बोरी वो लाद के लाया था उसको उतार के नीचे रखा और उसी बोरी के अंदर से एक कब्र खोदने के लिए कुदाल को निकाला। ऐसे लगता था जैसे वो एक माहिर गोरकन हो। कब्रिस्तान की उस वीरानी, उस होलनाकी, उस खौफनाकी से उसको कोई लगाव नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो डर खौफ से कोसों दूर है। उसने अपने हाथ पे पकड़ी हुई इस कुदाल से जमीन के अंदर जरब लगाई। ऐसा लगता था जैसे दिन की रोशनी में पहले ही वो सिलेक्ट कर चुका है कि कहां उसने कब्र खोदनी है। एक धम की आवाज आई और उस कुदाल से मट्टी निकाल के उसने साइड पे फेंक दी। फिर से उस कब्रिस्तान की खामोशी के अंदर फिर से एक धप की आवाज आई और फिर से उसने मट्टी उठा के नीचे फेंक दी और इसी तरह वो कब्र को खोदना शुरू हो गया, जैसे एक माहिर गोरकन कब्र को खोदता है। थोड़ी ही देर के बाद वो एक मुकम्मल कब्र को खोद चुका था। उस बोरी जिसको वो अपने कंधे पे लाद के लाया था, उस बोरी को उसने उठा के कब्र के अंदर फेंक दिया। वो एक भारी भरकम बोरी थी और बोरी के कब्र के अंदर गिरते ही एक धम की आवाज आई। एक भारी भरकम बोरी उस कब्र में जा गिरी थी और उसने उसी कुदाल के साथ फिर से कब्र को भरना शुरू कर दिया। वो उसके अंदर मट्टी डालता जा रहा था और उसको भरता जा रहा था। भरते भरते कब्र मट्टी से भर चुकी, तो उसके ऊपर जिस तरह कब्र की तावीज बनाया जाता है, पूरा उसने कब्र का ऐसे तावीज बना दिया। माहिर गोरकन की तरह अपना काम उसने खत्म किया और अपनी कुदाल उठाई, वापसी की तरफ मुड़ गया। इंस्पेक्टर जवाद अपनी टीम के हमरा मुसलसल इस कोशिश में था, जो पै दर पे लड़कियां अगवा हो रही हैं, ये मामा क्या है और हल क्यों नहीं हो पा रहा, हमें हर सूरत में इसको हल करना है। उसका इलाका था और उसके इलाके में मुसलसल ऐसे वाकयात हो रहे थे। उधर मोहब्बत जुनून की इश्क की आग में जलता हुआ नासिर मार्केट पहुंचा और वहां से उसने उल्लू और काली मुर्गी एक सेहतमंद सी खरीद ली। कुछ ज़ाफ़रान और इस तरह की जो चीज़ें थीं वो भी उसने खरीद ली। शाम के टाइम वो उस काले शाह के पास पहुंचा तो उस काले शाह ने कहा, 3 दिन का अमल करना है और तुम्हें कब्रिस्तान आना है। तुमने फलां वाला कब्रिस्तान देखा हुआ है? उसने कहा, हाँ मैंने देखा हुआ है, लेकिन शायद मैं उसके अंदर कभी नहीं गया। उन्होंने कहा, बहुत आसान है, मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम्हें किस रास्ते से अंदर आना है। उस काले शाह ने फ्रंट का रास्ता नहीं, एक साइड का रास्ता उसको बताया कि वहां से तुमने दाखिल होना है और इस अंदाज में चलते 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 फलां जगह पे पहुंच जाना है। वहां पे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। कुछ चीज़ें तुम्हारे पास होंगी, बाकी चीज़ों का मैं पहले ही बंदोबस्त कर चुका हूँगा। जुमेरात की फलां तारीख को हम ये अमल शुरू करेंगे। वो उसको सब बता चुका। मोबाइल के उसका राब्ता हुआ।
और उस काले शाह ने उसे बताया वो तैयार है, आज रात को अमल शुरू हो जाएगा। नासिर एक अच्छा इंसान था, उसके अंदर मोहब्बत जागी थी, वो एक लड़की से इश्क कर बैठा था, उसको हासिल करना चाहता था, लेकिन उसको ये सब बुरा लग रहा था। वो क्या कर रहा है? उसने अपने आप को तसल्ली दी, मैं क्या कर रहा हूं, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा। एक जादूगर है, एक आमिल है, अगर वो अमल करके, जादू करके मेरी मोहब्बत मुझे दिला सकता है, मैं तो उससे शादी करने जा रहा हूं, मैं अपनी सारी दौलत, मैं उसकी खुशियां उसकी झोली में डाल दूंगा, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा, इसमें गलत क्या है? और वैसे भी वो मुझे मुंह नहीं लगा रही, मेरे सलाम तक का जवाब नहीं दे रही। मैंने काफ़ी कोशिश कर डाली है, लेकिन कहीं पे भी उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं उसको हासिल करके रहूंगा। और रात के वो अपनी गाड़ी में काली मुर्गी और एक लोहे का बना हुआ छोटा सा पिंजरा, जिसमें एक में मुर्गी और एक पिंजरे के अंदर उल्लू था, वो गाड़ी में रख के रवाना हुआ, बाकी चीज़ें भी। जब उस जगह पे पहुंचा जहां पे उसको बताया गया था, गाड़ी उसने एक जगह पे पार्क की और ये रात के 12 बजे का टाइम था। इधर वो अपनी गाड़ी जहां पार्क कर रहा था, उससे पहले एक मखसूस जगह जहां पे उसको आने के लिए कहा गया था, वहां पे वो काला जादूगर, काले शाह, वो इस अंदाज में बैठा था कि उसके पूरे वजूद के ऊपर काला स्याह लिबास था और उसके अपने चेहरे पे भी खास किस्म की कालक मल रखी थी। उसने अपने सामने एक प्याला रखा हुआ था, मट्टी का प्याला जिसके अंदर खून था, और उस प्याले से आगे एक इंसान की खोपड़ी रखी हुई थी। और वो इस अंदाज में चौकड़ी मार के बैठा था कि वो जो आग जल रही थी, जो एक प्याला था और उससे आगे खोपड़ी थी, उस प्याले से पहले ही उसने आग के लिए एक और बर्तन रखा हुआ था जिसको अभी उसने जलाया नहीं था, उसने उस बर्तन को जला दिया। अब बिल्कुल उसके सामने आग जल रही थी एक मट्टी के बर्तन के अंदर, उसके आगे एक प्याला रखा था और उसके आगे एक इंसान की खोपड़ी रखी हुई थी। वो इस तरह मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बड़ा रहा था जैसे कुछ खास मंत्र पढ़ रहा हो, और अपने थैले में से कोई एक सफूफ निकालता और उस सफूफ को जैसे ही आग के अंदर डालता, आग भड़क उठती और धुआं फैल जाता। अभी वो उस जगह पे अकेला था और वहीं पे उसने बैठे बैठे मुंह में कुछ पढ़ते हुए कहा, देवी हाजिर हो, देवी हाजिर हो। और उसने फिर से सफूफ उठाया और जोर से आग के अंदर सफूफ फेंक के कहा, देवी हाजिर हो। और उसी वक्त वो तीसरी दफा इतनी जोर से गरजा कि एक रोशनी सी पैदा हुई उसके बिल्कुल पास। वो रोशनी एक दरख्त के ऊपर पड़ रही थी और उसी रोशनी के ऊपर उसने देखा एक सफेद सी लड़की जिसका चेहरा इंतहाई अजीब सा था। वो बिल्कुल उस दरख्त के साथ इस अंदाज में दरख्त के अंदर कह लीजिए या दरख्त के ऊपर खड़ी थी कि उसने सर हल्का सा झुकाया और सीधी खड़ी हो गई, मुंह से कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो, मैं हाजिर हूं। उसने उस दरख्त की तरफ देखा जहां उस रोशनी के अंदर वो देवी खड़ी थी। उसने सर झुका के ताजीम की थी कि मैं हाजिर हूं। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, अभी जाओ, फिर मैं थोड़ी देर तक बुलाता हूं। और वो लाइट गायब हो गई। वो तैयारी कर चुका था, देवी को बुला के भी देख चुका था, और जब उसने देवी को कॉल की थी तो देवी आ गई थी और सर झुका के बताया था कि मैं हाजिर हूं। तो उसने कहा बस रुको, क्योंकि उसको इंतजार था नासिर पहुंचे तो फिर वो मजीद देवी से कोई काम लेता। नासिर अब उस जगह से अंदर दाखिल होने लगा तो उसने एक छोटी सी बारीक सी टॉर्च रोशन कर ली रास्ता देखने के लिए। दोनों हाथों में उसने पिंजरे पकड़े हुए थे, एक में काली मुर्गी और एक में उल्लू। जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो इससे पहले वो आगे बढ़ता एक कदम ही रखा था कि उसका कदम वहीं पे रुक गया कि मैं नासिर क्या करने जा रहा हूं। शहर खामोशां जहां कब्रें ही कब्रें बनी हैं, इंसान जो कभी इस दुनिया में चलते फिरते और क्या कुछ करते थे, आज कैसे खामोशी के साथ
इन कब्रों में सोए हुए हैं। और उस कब्रिस्तान की हौलनाकी, जो घने दरख्त वहाँ पे जगह जगह पे लगे हुए थे, वो इस तरह महसूस हो रहा था कि जैसे ये दरख्त ना हो, कोई जिन खड़े हों। उसके दिल धड़कन तेज हो गई। उसका दिल धड़कना इस तरह तेजी से शुरू हो गया कि वो शायद रात के 12 बजे कभी भी कब्रिस्तान में इस तरह नहीं आया था, और वो भी एक हाथ में उल्लू और एक हाथ में काली मुर्गी पकड़े हुए। मोहब्बत के हाथों दीवाना होके तो ये करने जा रहा था, लेकिन एक कदम रखते ही रुक गया कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने कहा मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन फिर से अंदर से आवाज आई, क्या तुम्हें अपनी मोहब्बत नहीं चाहिए? क्या तुम जिसको दिन रात सोचते रहते हो, जिसको अपनी बीवी बनाना चाहते हो, क्या वो तुम्हें नहीं चाहिए? तो अंदर से आवाज आई, हां चाहिए। तो आवाज आई, फिर आगे बढ़ो। वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। जिस रास्ते से वो दाखिल हुआ था, उस रास्ते में कई झाड़ियां थी छोटी छोटी, जो उसका रास्ता रोक रही थी। उन झाड़ियों के बीच में से जब आगे बढ़ रहा था, तो कई झाड़ियां उसके लिबास से उलझ गईं, और लिबास से उलझने की वजह से उसका लिबास भी फट गया हल्का हल्का। लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। दिन की रोशनी में आता तो शायद इस रास्ते को कभी भी इख्तियार न करता, क्योंकि ये झाड़ियों से बड़ा भरा पड़ा था, लेकिन उसको रास्ता ही यही बताया गया था, इसी सिमत से ही उसने आगे पहुंचना था। और काफ़ी बड़ा और काफ़ी घना सा ये कब्रिस्तान था, जो दरख्तों से भरा हुआ था, इसलिए उसकी मजबूरी थी, वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। वो तकरीबन चलते 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 कुछ ही आगे गया होगा कि खौफ मजीद उस पर सवार होना शुरू हो गया। उसकी दिल की धड़कन तो पहले तेज थी, खौफ तो उसके ऊपर पहले जारी था। हल्की सी भी हवा चलती, पत्ते लहराते किसी दरख्त के, तो उसको लगता कि किसी ने कोई सरगोशी की है, वो कांप सा जाता। लेकिन फिर से वो आगे बढ़ा। कब्रिस्तान में शायद कोई चमगादड़ कहीं इस इंतजार में बैठी थी कि वो उठे और उड़े। चमगादड़ जब भी उड़ती है, उसके सामने कोई इंसान या कोई चीज आ जाए तो एकदम से अपना रास्ता बदल लेती है। नासिर आगे बढ़ा तो उसी लम्हे उसको एक आवाज सुनाई दी, जैसे इस खामोश कब्रिस्तान के अंदर, जहां पे हल्की सी पत्तों की सरसराहट भी खौफ पैदा कर रही थी, वहां पे कोई सिसकी ली हो किसी ने। उसने कहा नहीं, ये मेरा वहम है, किसी ने सिसकी नहीं ली, लगता है मेरा वहम है। वो अपने आप को दिलासा देने लगा, मैं शायद डरा हुआ हूं, बहुत ज्यादा खौफजदा हूं, इसलिए ये मुझे सिसकी महसूस हुई है। वो आगे बढ़ा है। वो कहता है मैं जैसे ही आगे गया हूं तो फिर से मुझे एक हल्का सा कहका सुनाई दिया है, जैसे कोई ऐसी हंसी हंसता है कि मुंह पे उसने हाथ रखा हो कि हंसी की आवाज बाहर ना जा सके, लेकिन फिर भी आवाज चली जाए। ऐसी दबी दबी उसको हंसी सुनाई दी। वो एकदम से लरज गया कि पहले मैंने जो आवाज सुनी शायद मेरा वहम हो सकता है, लेकिन ये जो दबी दबी हंसी थी, ये मेरा वहम नहीं था। वो वहीं पे रुक गया और उसने इधर उधर लाइट जला के देखा कि कौन है, कौन हंसा है। उसको कुछ समझ ना आई, और उसी लम्हे कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा और उसके बाद फिर से आगे बढ़ा। उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहा था जहां उसको समझाया गया था कि इसी तरह सीधा चलते चलते तुमने आगे पहुंच जाना है। तो अभी तक उसने लेफ्ट राइट टर्न नहीं लिया था, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था कि शायद वो चमगादड़ अपनी जगह से उड़ी और सीधी उड़ती हुई उसके सर पे आके चिपक गई। एक शख्स जो कभी रात के टाइम कब्रिस्तान में नहीं आया, दाखिल होते ही उसके दिल की धड़कन तेज है, वो खौफजदा है, आवाज को सुन चुका है, हंसी को सुन चुका है, और एक चीज उसके सर पे आके चिपक गई है तो उसके मुंह से एक चीख निकली है। बेइंतहा वो घबरा गया है कि ये क्या है। उसने जल्दी से वो दोनों हाथों में पकड़े हुए पिंजरे छोड़ दिए जो फर्श पे गिर पड़े, और जल्दी से वो अपने हाथ ऊपर लेके गया, उसको हटाऊं इससे पहले कि उसको हाथ टच करता। वो चीज खुद से उसके सर से चली गई है। वो ये नहीं देख सका था कि कोई चमगादड़ है। वो बहुत खौफजदा था, लेकिन वो जैसे ही उड़ी है उसी लम्हे दूर जाती वो चमगादड़ उसको महसूस हो गई है, तो उसने कुछ
सुख का सांस लिया, शायद वो वरना खौफ से बेहोश हो जाता कि मेरे सर पे किस चीज़ ने रात के टाइम किसी जिन ने या भूत ने हमला कर दिया है। शुक्र है वो एक चुड़ैल, वो एक चमगादड़ थी। वहाँ कुछ देर खड़े होकर अपने सांस को बहाल करता रहा। एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। कहता है फिर से मैंने वो पिंजरे जो थे दोनों अपने हाथों में उठा लिए, और जैसे ही मैंने वो पिंजरे ज़मीन पे फेंके थे, जो वो मुर्गी थी, उसी लम्हे वो इस तरह फड़फड़ाना शुरू हो गई थी मुर्गे के अंदर, जैसे पिंजरे के अंदर, जैसे उस मुर्गी ने कुछ देख लिया हो। वो बहुत खौफजदा हो गई हो। वो बोल नहीं रही थी, लेकिन मुसलसल पिंजरे के अंदर फड़फड़ा रही थी। उल्लू पिंजरे में खामोश बैठा था। अब जब मेरी हालत बेहतर हुई, वो चमगादड़ मैंने देख ली कि वो चमगादड़ है, तो मैंने कहा पिंजरे हटाऊं, तो फिर मुझे याद आया कि कितनी ज़्यादा ये मुर्गी खौफजदा है और फड़फड़ा रही है। मैंने फिर से वो दोनों पिंजरे हाथ में उठा लिए और फिर से नासिर आहिस्ता आहिस्ता उसी रास्ते की तरफ आगे जाने लगा। उसको लगा कि मुझे अभी भी वापस मुड़ जाना चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो भी कर रहा हूं ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मोहब्बत का याद आ जाता, और वो ऐसा शख्स जो बुज़दिल था, इतना बहादुर भी नहीं था, फिर से अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इश्क और जुनून में मुब्तला होने की वजह से आगे चल पड़ता। अभी वो आगे ही बढ़ रहा था कि किसी कब्र के अंदर इस तरह उसका पांव अटका कि एकदम से अपना बैलेंस वो बरकरार ना रख सका और धड़म करके नीचे गिर गया। जैसे ही जमीन पे गिरा तो उसको फिर से खौफ ने आपके लपेट लिया कि शायद मुझे किसी ने धक्का दिया है। वो अमल करने जा रहा था। उस जादूगर ने उसको बड़ी बड़ी बातें बताई थी कि मैं चुड़ैलों से, मैं ऐसी ऐसी आत्माओं से, मैं ऐसे ऐसे अपने चेलों से, वो जिन्नात जिनको मैंने कैद कर रखा है, वो जो मेरे मुअक्कलात हैं, मैं उनसे काम लूंगा। वो उस काले शाह को बहुत बड़ी हस्ती समझ बैठा था कि उसके बाद बहुत मौकलात हैं, और ये उसका सबूत था कि अभी उसको किसी ने हंस के दिखाया था, और अभी एक सर पे कोई चीज़ आई थी, पता नहीं वो भी चमगादड़ थी या कोई जिन भूत था, कि अभी उसको किसी ने धक्का दे दिया था। वो जैसे ही ज़मीन पे गिरा, अभी उठा नहीं था कि उसको अपने पाँव के ऊपर एक ज़ोरदार दांतों का महसूस हुआ, जैसे किसी चीज़ ने उसको काट लिया हो। और जैसे ही उसको महसूस हुआ ये उसका वहम नहीं है, उसके पाँव के पास कोई चीज़ है और उसने काटा है उसको, तो एकदम से उसके जो अवसान पहले ही खता थे, खौफ से पहले ही डरा हुआ था, वो एकदम से उठा है। पिंजरे वहीं पे पड़े थे और उठ के भाग पड़ा है। कब्रिस्तान में जब वो गिरा था, शायद कोई चूहा था या क्या चीज़ थी जिसने उसके पाँव पे काट लिया था, और काटने से उसको बाकायदा तकलीफ महसूस हुई थी। सांप के दांत नहीं थे, लेकिन जैसे कोई चीज़, वो हो सकता है कब्रिस्तान में चूहे भी होते हैं, वो कांटों वाली सेब भी होती है, और इस तरह के जानवर भी होते हैं। इस तरह के किस जानवर ने उसको काटा था उसको पता नहीं, लेकिन जैसे उसको एहसास हुआ मुझे किस चीज़ ने दांत गाड़ दिए मेरे पाँव में, तो वो एकदम से भागा है और सिमत भूल बैठा है। किस सिमत उसने जाना था? उसने तो सीधा जाना था। कब्रिस्तान में हर तरफ एक ही जैसी कब्रें और एक ही जैसे दरख्त थे, तो वो सिमत का तयन तो नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि सीधा चलता रहे। और अब उठ के जब भागा तो वो भूल गया कि वो किस सिमत भागा है। कुछ देर भागता रहा और उसके बाद सांस चढ़ गई बहुत ज़्यादा, सांस धोनी की तरह चल रही थी कि उसी लम्हे उसने अपने आप को वहाँ पे रोक लिया कि मैं कुछ देर खड़ा होकर यहाँ पे सांस ले सकूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा। कि शायद वो जो वहाँ पे पिंजरा जिसमें मुर्गी वो फेंक आया था, मुर्गी जो वहाँ पे पड़ी थी, वो फड़फड़ाई है क्या कि उसी वक्त उस कब्रिस्तान में मौजूद एक गीदड़ जिसको एहसास हुआ, शायद उसने बू सूंघ ली थी उस उल्लू की और कब्रिस्तान में मौजूद उस काली स्याह मुर्गी की, जिसकी वजह से वो तेज़ी से इसके करीब से भागा। ऐसे इसके करीब से भागा जहाँ खड़ा वो तेज़ तेज़ सांस ले रहा था, उसकी टांगों के साथ कोई ऐसा तेज़ी से गुजरा कि मज़ीद इसके मुंह से चीख निकल पड़ी। इसको लगा अब मेरा पीछा किया जा रहा है, कोई जिन या भूत मेरे पीछे लग गया है। वो मज़ीद खौफजदा हो गया। जहाँ उसको पहले धक्का पड़ा था वो नीचे गिरा था, और नीचे गिरने के बाद किसी चीज़ ने उसको काट लिया था, और उसके बाद जब वो भागता भागता उसको सांस चढ़ गया और एक जगह पे खड़ा होकर वो अपना सांस बहाल कर रहा था, तो उसी वक्त कोई जानवर
था तो वो गीदड़, लेकिन उसके हवास बाख्ता था, खौफ से बुरा हाल था। शां करके उसके करीब से गुजरा, मजीद उसके हवास बाख्ता हो गया और वो दौड़ना शुरू हो गया। और उसको एकदम से ख्याल आया कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मेरी जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है, मैं मोबाइल से काम क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो फैसला कर चुका था कि मुझे अब यहां नहीं रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए। माना वो मेरी मोहब्बत है, माना मैं उसको हासिल करना चाहता हूं, लेकिन इस अंदाज में नहीं, ये गलत है। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलत किया, मैंने ऐसा सोचा भी क्यों, ऐसे तरीके को अपनाया भी क्यों, ये बहुत गलत है। उसने अल्लाह से माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी और उसी लम्हे उसको एहसास हुआ कि मेरे मोबाइल पड़ा है मेरी जेब में। उसने मोबाइल निकाला है। मोबाइल निकालते ही उसको पहला ख्याल अपने दोस्त इंस्पेक्टर जवाद का आया है। उसने इंस्पेक्टर जवाद को कॉल मिला दी है। उधर से जवाद की एकदम से आवाज़ आई, क्या हुआ है, सब खैरियत है, रात को इस टाइम कॉल कर रहे हो? उसने उससे कहा, नासिर मैं कब्रिस्तान में हूं, रास्ता भटक गया हूं, मेरी हेल्प कर यार। उसने कहा, कौन से कब्रिस्तान में? उसने फौरी तौर पे कब्रिस्तान का नाम बनाया कि मैं उस कब्रिस्तान में हूं और रास्ता भूल गया हूं, यार मेरी हेल्प कर। उसकी आवाज़ बहुत कांप रही थी, वो बहुत खौफजदा था और बहुत ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में था। उसने क्या क्या अपने दोस्त जवाद को कहा वो नहीं जानता, वो बोलता गया और उसको उसने जवाद ने कहा, तू फ़ोन बंद कर, मैं फौरी आ रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद किया और वो चारों तरफ खड़े कब्रिस्तान को देख रहा है कि अब मैं किस सिमत जाऊं, क्योंकि वो रास्ता भूल चुका है। वो काफ़ी आगे चला गया था और जब वो 2 दफ़ा भागा था, एक दफ़ा जब उसको धक्का पड़ा और किसी चीज़ ने उसको काटा था, उठ के भागा, काफ़ी देर भागता रहा। एक तो वो दूर काफ़ी चला गया और उसके बाद जब कोई कीदड़ टाइप चीज़ उसके करीब से गुजरी तो वो और भाग के दूर चला गया। अब वो कहाँ चला गया था वो नहीं जानता। अब हालत उसकी ये हो चुकी थी कि हल्का सा भी कोई पत्ता हिलता, हल्का सा भी हवा का शोर होता तो उसको लगता मजीद कोई भूत आ गया है, मजीद कोई चुड़ैल आ गई है, मजीद कोई हवाई मखलूक आ गई है। उसको अपने आप से भी अब डर लगना शुरू हो गया था। उसने कहा, मैं इसी तरह कब्रिस्तान में खड़ा रहा तो कब्रिस्तान की हौलनाकी, कब्रिस्तान में मौजूद ये जो खौफ है ये मुझे मार डालेगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे हार्ट फेल हो जाएगा। मैं चलता रहूं, कोशिश करूं कहीं ना कहीं कब्रिस्तान के किसी किनारे पहुंच जाऊंगा। और अल्लाह का जिक्र करते हुए वो ऐसे चलना शुरू हो गया। एकदम से उसको खौफ आता, मुड़ के देखता, इधर तो कोई नहीं है। फिर दूसरी तरफ उसको लगता उधर तो कोई नहीं है। उसको लग रहा था कोई मुसलसल उसके पीछे चल रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता, पीछे कोई भी ना होता। वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा। कितनी देर वो चलता रहा उसको उसका टाइम तक कभी अंदाजा नहीं। वो चलते चलते एक दरख्त के सामने पहुंचा है तो वो जिन जो उसका पीछा कर रहा था वो उसके सामने आ गया है। उसने देखा है कि एक शख्स जिसकी आंखें लाल हो रही हैं, वो लाल सुर्ख आंखों से उसके सामने खड़ा था, ऐसे जैसे काफी देर से वो उसका पीछा कर रहा हो और अब सामने आकर खड़ा हो गया हो। वो अपनी लाल सुर्ख आंखों से उसको देख रहा था जैसे गुस्से में आ गया हो और उसके हाथ में एक बेलचा था। नासिर ने जैसे ही उस जिन को देखा जो सामने खड़ा है और उसके हाथ में बेलचा है, उसने उसके बेलचे को देखा तो उसको मौत यकीनी नजर आई। उस जिन ने उसका रास्ता रोक लिया था, जो अभी तक उसके पीछे था, अभी तक उसको डरा रहा था, उसको नुकसान पहुंचा रहा था। और जैसे ही उस जिन को उसने देखा तो मजीद उसकी जितनी भी हिम्मत थी वो जवाब दे गई और उसी वक्त सर उसका घूमा और वो जमीन के बल गिर गया। जब उसको होश आया, उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि मैं जिस बिस्तर पर सोया हूं ये तो मेरा वही बिस्तर है जिस पे मैं अपने घर में रोजाना सोता हूं। उसने छत को देखा, ये तो मेरी छत है, ये तो मेरा कमरा है, ये तो मेरा बिस्तर है। क्या ये सब ख्वाब था? लेकिन पास ही बैठे अखबार पढ़ते हुए अपने दोस्त इंस्पेक्टर जवाद को देखा तो एकदम से चौंका कि अगर मैं अपने कमरे में हूं, वो सब ख्वाब था, तो ये मेरे कमरे में बैठा क्या कर रहा है। तो जवाद ने जब देखा वो होश में आ चुका है तो जवाद ने अखबार बंद किया और उसे पूछा, हाँ सरकार, होश आ गया? हाँ मुझे होश आ गया है, लेकिन तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और
एकदम से उसको लगा कि नहीं, वो ख्वाब नहीं था, मैं वहां था। और उसको वो सारे मंजर याद आने शुरू हो गए। जब कुछ देर वो खामोश रहा, सारे मंजर उसको याद आ गए। आखिरी दफा वो जो जिन सामने खड़ा था वो भी याद आ गया। तो तभी उसने उससे पूछा, नहीं मैं तो कब्रिस्तान में था, तो यहां कैसे पहुंचा? तो उसी लम्हे इंस्पेक्टर जावेद ने अखबार उसके सामने कर दिया कि ये लो अखबार पढ़ो। उसने कहा मैंने तुमसे कुछ पूछा है। उसने कहा तुम्हारे सवाल का जवाब इसी अखबार में है, पढ़ो। एक खबर पे उसकी निगाह पड़ी तो वो चौंक पड़ा। उसका नाम, उसकी तस्वीर अखबार में छपी थी और लिखा था कि नासिर ने पुलिस की मदद करते हुए, बहादुरी का सबूत देते हुए एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार करवा दिया, जिसकी तलाश में पुलिस काफी अरसे से लगी हुई थी। और इतनी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए रात के उस पहर न सिर्फ नासिर खान ने उस कातिल का पीछा किया, बल्कि पुलिस को उसी वक्त इन्फॉर्म करके उसको गिरफ्तार भी करवाया। और ये बहुत बड़ी पुलिस की कामयाबी थी जो नासिर खान की वजह से हुई थी। इसका सारा सेहरा नासिर खान को जाता था। नासिर एकदम से चौंक पड़ा और जवाद की तरफ देखा कि ये क्या है। उसने कहा है, हाँ भाई तुमने पकड़वाया है, इसका क्रेडिट तुम्हें मिल रहा है। उसने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा मैं बताता हूं। कराची शहर में वारदातें हो रही थी। एक शख्स जिसका नाम जलाल था, जिसको जीला जीला कहते थे, वो एक आसिया नामी लड़की से प्यार करता था। वो लड़की उसको प्यार का नाटक कर रही थी। उस लड़की ने उससे काफी पैसे खाए और जो कुछ उसके पास था वो सारा हड़प कर गई। जब वो कंगाल हुआ तो उसने किसी और लड़के के साथ चक्कर चला लिया। वो जो जीला था पक्की उम्र का बंदा था। शादी तो दोनों के बीच में होनी नहीं थी, लेकिन एक मोहब्बत का सिलसिला ऐसा था। वो नौजवान लड़की थी और वो पक्की उम्र का इंसान। और जब उसने देखा कि लड़की अब उसको मुंह नहीं लगा रही, वो उसके पीछे जाता, उससे बात करने की कोशिश करता, वो अपना सब कुछ उसको खिला चुका था, तो उसको पता लगा तो उसका पहले से किसी और लड़के से चक्कर था। वो सब कुछ इससे खाती थी, पैसा निकलवाती थी और उस लड़के के साथ वक्त गुजारती थी। तो ये जनूनी सा हो गया। पहले भी कोई जनूनी सा शख्स था, लेकिन नाकामी पे, मोहब्बत की नाकामी पे और धोखा पे कि इसके साथ धोखा हुआ है, इसने उस लड़की को कहा कहीं एक दफा मुझसे मिलो, सिर्फ एक दफा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। लड़की बहुत होशियार थी, इससे सब कुछ निकलवा चुकी थी, लेकिन इसने उसको कुछ लालच इस तरह का बताया कि वो लालच में आ गई कि ठीक है इसके साथ कुछ रातें गुजारी हैं, और गुजार लूंगी तो क्या हुआ, वो भी निकलवा लूंगी। और ये जब उसको मिलने के लिए गई तो ये तैयारी कर चुका था। इसने उसकी इज्जत से खेला और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। ये इतना जनूनी हो चुका था कि उसको पता था कि आज आई है, आखिरी दफा आई है, फिर नहीं आएगी, और वो इससे शदीद प्यार कर बैठा था। वो ऐसा जनूनी हुआ कि उसने उसको कत्ल कर दिया। अब मसला ये था, लड़की मर चुकी थी, उसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। वो जानता था कि शक उस पर जाएगा, अगर ये गायब हो जाए, चली जाएगा, उस पर शक नहीं जाएगा। डर गया जैसे कैसे, उसने उस लड़की को बोरी में डाला और रात को वो कब्रिस्तान पहुंच गया। उसने वहां पे रात को कब्र खोदी और वो कहता है वो बहुत खौफजदा हुआ। पहली दफा उसको बहुत डर लगा, लेकिन जनून उस पर सवार था। औरत जात से उसको नफरत हो चुकी थी। उसने रात को कब्र खोद के बोरी समेत उस लड़की को कब्र में डाला और मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया। और उसके बाद फिर से अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ा। उस पर जनूनियत सवार हो चुकी थी, औरत जात से नफरत हो चुकी थी, अब वो बदला लेना चाहता था। फिर उसी तरीके उसने एक और लड़की को अपने शिकार किया, उसके जिस्म से खेला और उसको भी मार दिया। और उसको भी जाके जब दूसरी दफा वो कब्रिस्तान गया दफनाने के लिए तो उसको डर वगैरह नहीं लग रहा था।
उसने भी कब्र खोद के उसको दफना दिया और कुछ देर खामोश रहा। फिर तीसरी लड़की का उसने कत्ल किया और चौथी लड़की का उसने कत्ल किया। जिस तरह तुमने मुझे कॉल की कि मैं कब्रिस्तान में हूं, तो उस वक्त मैं गश्त पे निकला हुआ था और कब्रिस्तान के हम करीब ही थे। एक ऐसा एरिया है जो बहुत बड़ा है और अंधेरे में डूबा होता है। और जैसे तुमने कब्रिस्तान का लफ्ज़ किया तो हम चौंक पड़े। मैं अपने काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस वालों के साथ हम गाड़ी पे फिर रहे थे, हमने गाड़ी का रुख मोड़ दिया और तेज़ी के साथ हम कब्रिस्तान के अंदर सारे दाखिल हुए। जिस वक्त हम तुम्हारे करीब पहुंचे, उस वक्त एक शख्स हाथ में बेलचा लिए तुम्हारे सर पे शदीद वार करने ही वाला था कि हम उसी लम्हे वहां पहुंच गए और उस पर जैसे ही रोशनी मारी तो देखा उससे पहले ही तुम जमीन पे गिर के बेहोश हो चुके थे और वो तुम्हारे सर में वार करने वाला था। ये वही जीला था जो आज फिर एक लड़की को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में आया था और हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। और सारी जब पूछताछ की, एक ही रात के अंदर थोड़ा सा ही हमने उसके ऊपर हाथ सीधा किया तो सारा कुछ उसने बता दिया। अब मैंने कहा ये क्रेडिट मेरे दोस्त को जाना चाहिए, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो मैंने तुम्हारा नाम बता दिया कि मेरे उस दोस्त की वजह से हुआ है और उसकी वजह से वो जो खबरें तुम पढ़ रहे हो, ये खबर जो पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कि ये तुमने किया है। तो मैंने अपने दोस्त के खाते में डाल दिया कि मेरे दोस्त को भी वैसे भी हीरो बनने का शौक़ है। मैं जानता हूँ तुम कहते नहीं हो, अंदर ही अंदर तुम्हें बड़ा शौक़ है। लो तुम फिर हीरो बन गए। अब यही सोच रहे हैं कि इतना बड़े मुजरिम को पकड़वाने में तुम्हारा हाथ है। तुम बहुत ब्रेव आदमी हो और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया कि तुमने पीछा किया और तुम्हें एक शक गुजरा और तुम पीछा करते हुए रात के टाइम ऐसे ख़तरनाक जगहों पे कब्रिस्तान में गए और उसका पीछा किया और तुमने उसको देख लिया कब्र में दफनाते हुए, तो तुमने हमें फ़ोन करके बताया और हम वहाँ पहुँचे तो उसको उस मुर्दा लाश के साथ, बेलचे के साथ हमने गिरफ्तार कर लिया और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अब तुम रेस्ट करो, क्योंकि तुम जब बेहोश हो गए थे तुम्हें कुछ चोटें वगैरह तो नहीं आई थी, हल्का सा तुम्हारा चेकअप हुआ, तुम बिल्कुल ठीक थे, तुम्हें मैं घर लेके आ गया। अब तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूं, बाकी शाम को मुलाकात होगी। वो चला गया और वो बिस्तर पर लेटा रहा, क्योंकि उसको कह के गया था हो सकता है प्रेस वाले भी तुम्हारे पास आए, अखबारी नुमाइंदे आए, तुम्हारा इंटरव्यू लेने की कोशिश आए, तो ज़रा तैयार श्यार होकर इंटरव्यू देना। वो सोचता रहा कि खुदा ने मेरी मदद की कि मैंने उसी वक्त जवाद को फ़ोन कर दिया, वो आ गया, उसने मेरी ज़िंदगी बचा ली। इसका मतलब वो मेरे सर में मारने लगा था और ये वही कातिल है जो लड़कियों को, उसको नहीं पता था लड़कियों का ये कोई हो रहा है, लड़कियां अगवा हो रही हैं, मर रही हैं, तो वो जो अगवा नहीं होती थी असल में वो मार देता था, दफना देता था। तो ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, काफ़ी देर लेटा रहा, सोचता रहा कि ये क्या हुआ, मैं कैसे बच गया और क्या हुआ अपना सारा कुछ। तो दरवाज़ा किसी ने बाहर से खटखटाया। ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने पे वो उठा। अब वो ठीक था, चलता हुआ बाहर गया तो देखा बाहर रुबीना खड़ी है। रुबीना को जैसे ही उसने देखा तो एकदम से चौंक पड़ा कि उसके घर के दरवाजे के बाहर रुबीना खड़ी है। और वो रुबीना को देख के चौंका और कहा आप? वो बोली हाँ, आपकी खबर पड़ी है अखबार में, तो रहा नहीं गया कि आप तो सही जंगजू हैं भाई। मैं तो आपको समझ बैठी थी कि उस दिन भी मुझे कुछ बंदों ने रास्ता रोका था और आप आ गए थे, लेकिन आप तो सही जंगजू निकले, आप तो सही दिलेर बंदे निकले। और मेरी भी ज़िंदगी में हमेशा दिलेर बंदे की कमी रही है। मेरी ख्वाहिश थी मैं जब भी शादी करूंगी किसी दिलेर से करूंगी। आप तो सही माने में दिलेर हैं और मैं आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। आपकी तस्वीर छपी और आपका अखबार में पढ़ा और जितनी दिलेरी का आपका ये वाक़या पढ़ा, ये आम इंसान तो ऐसा कर नहीं सकता, ये कोई इंतहाई दिलेर शख्स ही कर सकता है। तो मैंने उसे कहा आप अगर आ गई हैं तो एक कप चाय मेरे साथ हो जाए। तो वो खुशी के साथ अंदर आ गई। चाय हम दोनों ने पी और उसकी आंखों में एक चमक थी जिसको मैं महसूस कर सकता था। मैं आंखें आज झुका रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। मैं शर्मा रहा था, आज वो मुझे बार बार देख रही थी और मुझे उसने इशारों में इस तरह की बात की कि वो मुझे
पसंद करने लगी है। और मैंने इशारों को महसूस करते हुए डरे डरे लहजे में, मैं तो उससे माफ़ी मांगने वाला था कि मैंने एक आमिल को किया और सारा कुछ किया, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब वो खुद मेरे पास आ गई थी। तो उसने मुझसे पूछा, आपने शादी नहीं की? मैंने कहा नहीं। उसने कहा इसकी वजह क्या है? मैंने कहा इसलिए कि कभी कोई पसंद नहीं आई थी, इसलिए शादी नहीं की थी कभी। तो उसने पूछा क्या अभी भी कोई पसंद नहीं आई या कोई पसंद आई है? तो मैंने एकदम से आंखें यूं उठाई और उसको कहा नहीं, अब तो पसंद आई है। तो उसने कहा क्या मैं पूछ सकती हूँ वो कौन है? तो मैंने शर्माते शर्माते कह दिया सच बताऊं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा वो आप हैं। तो अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई। मैं डर गया कि फिर से उसको बुरा लग गया। अच्छा खासा वो मुझे मुबारकबाद देने आई थी, अच्छे मूड में आई थी, मैंने फिर उसका मूड ख़राब कर दिया और मैं जल्दी से उठ के खड़ा हो गया, गर्दन मेरी झुकी हुई। तो मैंने कहा माफ़ कर दीजिएगा, मुझे लगता है मेरे अल्फाज आपको बुरे लगे, आई एम रियली सॉरी। तो वो जल्दी से दरवाजे की तरफ गई और मैं माफ़ी मांगने वाले अंदाज में फिर से उसके पीछे गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बात बुरी लगी, आई एम रियली सॉरी। तो मुड़ के बोली नहीं, आपके कोई अगर बुज़ुर्ग हैं तो मैं पापा से बात करती हूँ, आप अपने बुज़ुर्ग के साथ हमारे घर में आइएगा। मैंने कहा मेरे माँ बाप हैं, वो गाँव में हैं। तो वो मुस्कुराई और मुड़ के बोली फिर उन्हीं को बुला लीजिए, शायद उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं एकदम से हैरान हो गया, मैं समझ गया उसका मतलब क्या था और वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। मेरे पास सब कुछ था, एक बीवी नहीं थी और वो मेरा हाल दिल पहचान गई थी। मैं बेइंतहा खुश था। लेकिन कोई 2 से 3 घंटे के बाद मुझे फ़ोन की घंटी बजी। मेरे दोस्त जवाद का फ़ोन था। उसने मुझे कहा अरे यार एक बात तो तुझे मैं बताना भूल गया, उस कातिल को पकड़ने के साथ साथ हमने उस जंगल, उस कब्रिस्तान से एक बहरूपिये 2 नंबर आमिल को भी पकड़ा था, लेकिन उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं थी, जाती उसको जेल में बंद कर दिया था कि ये वो बैठा वहाँ पे कोई ड्रामा कर रहा था। और जब हम इस केस से फारिग हुए हैं और अभी तफ्तीश वगैरह मेरे पीछे, जब मैं तुम्हारी तरफ बैठा था, पुलिस वालों ने तफ्तीश की है, तो उसने वो सारी कहानी सुना दी है जिसमें तुम्हारा जिक्र है। उन पैसों का भी उसने बता दिया है कि 1 लाख वो ले चुका है, बाकी पैसे वो बाकी चीज़ों की मद में ले चुका है और वो तुम्हारे लिए अमल करना चाह रहा था। कोई रुबीना नाम की लड़की है, उसके लिए तुमने अमल करवाया है। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए कि अभी अभी वो खुश हो के गई है भेजो, और ये खबर रुबीना तक पहुंच गई। मैं तो मारा गया, मेरा राज लीक हो गया। कहाँ लगा कि सब कुछ झोली में आ गया और कहाँ एकदम से ख़राब हो गया। अब मेरी हालत ऐसी थी कि देखो कैसी ज़बरदस्त खुशखबरी मिली थी जो एक पल में ही गारत हो गई कि उस आमिल ने सब कुछ बता दिया। अब मेरे मुंह से एक ही जुमला निकलना था, नासिर खुदा का वास्ता है कुछ कर यार, जवाद जवाद कुछ कर यार, मुझे बचा। तो वो खुद ही बोल पड़ा। और हाँ, मज़े की तुम्हें बात बताऊं, उसने वहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, ऐसा प्रोजेक्टर जिसकी लाइट पड़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे सामने कोई खड़ा है। हमने उसको भी, उस प्रोजेक्टर को भी अपने कस्टडी में ले लिया था। वो पूरा बंदोबस्त करके बैठा था। वो बहुत बड़ा फ्राडिया है। वो मज़ीद भी उसने बताया है कि तुमसे कई और लाखों और निकलवाने थे उसने तुम्हें। वो मकसद के लिए उसने मुझे बताया है कि जो वो तुम्हें बुला रहा था असल में तुम्हें वो एक देवी से मिलवाना चाहता था। और प्रोजेक्टर का उसने बताया कि उसकी जब लाइट, उसके चेले वहाँ पे मौजूद थे और उनके चेलों से भी जब पूछा गया है तो पता लगा है वो कभी हंसते थे, कभी मुस्कुराते थे, ऐसी आवाज़ें निकालते थे। शायद तुमने वहाँ पे सुनी भी हो आवाज़ें ऐसी। तो प्रोजेक्टर को ऑन करते थे तो वहाँ पे एक दरख्त पे रोशनी पड़ती थी प्रोजेक्टर की, तो लगता था देवी सामने आ गई है। प्रोजेक्टर की एक छोटी सी लाइट ही जाती है, वो आपको नज़र ना आती और सामने दरख्त पे आपको देवी खड़ी नज़र आती। वो पूरा बंदोबस्त करके बैठा था तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का। लेकिन यार उसने स्टाफ के सामने वो सारा राज उगल दिया है। लेकिन तू परेशान मत हो, मैं समझ गया था कि तू बताने वाला नहीं है, इसी से प्यार कर बैठा है और तू मुझे भी नहीं बताएगा। तूने इसलिए उसके हाथों मजबूर हो कि ये कुछ किया। मैंने वो 1 लाख जब बरामद कर लिया तो मैंने वही जितने स्टाफ के लोग तफ्तीश कर रहे थे उनको कहा यार ये पैसे तुम रख लो, लेकिन ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू जानता है पुलिस वालों का मुंह बंद करने के लिए चाहे मेरा स्टाफ ही क्यों ना हो, पैसा लगा तो मुंह बंद। वो पैसा उन्हीं में तकसीम हो गया, तेरा ये राज भी दफन हो गया, तेरा राज अब ये बाहर नहीं निकलेगा, खुश हो जा। और मैंने गहरी सांस ली, जैसे यकीन आ गया हो, शुक्र है मैं बच गया, वरना वो जब सब कुछ बता चुका था तो मैं मारा गया था। ये खबर बाहर निकल जाती
कि उस आमिल को मैंने हायर किया था, वो आमिल इसलिए वहाँ बैठा था और ये सब कुछ कर रहा था, और वो ड्रामेबाज फेक 2 नंबर आमिल था। शुक्र है मैं उससे बच गया। वो मज़ीद मुझसे पैसे भी निकलवाता और मेरा कोई भी काम ना होता। उसने बाकायदा प्रोजेक्टर लगा रखा था मुझे दिखाने के लिए। और मेरे जैसा बंदा जब रात को कब्रिस्तान में घुसे, जहाँ पे खौफ ही खौफ हो, कब्रों का अपना खौफ होता है, तारीकी का अपना खौफ होता है, और कभी ज़िंदगी में वो रात को ना गया हो, वहाँ पे वो देवी, जो एक प्रोजेक्टर चलता तो वो देवी झुकती इस तरह करती तो वो वैसे भी बहुत डर जाता। तो इस तरह के पूरे एहतमाम करके बैठा था। लेकिन नासिर कहता है क्या हुआ कि मैंने अपने वालिदैन को बुलाया और हम रुबीना के घर गए, तो वाकई उसके वालिद को पहले ही रुबीना बता चुकी थी। यूँ मेरे वालिद ने जब उनसे बात की, सादा से तो मेरे वालिद थे, वो भी देखते ही पहचान गया कि मेरा ताल्लुक़ पीछे गांव से है और मेरे वालिदैन इंतहाई सादा हैं। तो रुबीना के वालिद ने ख़ुद ही बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। तो मेरे वालिद ने भी कह दिया, जी ये अकेला रहता है, कारोबार के सिलसिले में हम आते जाते रहते हैं, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे। और यूँ बड़ी आसानी के साथ वहीं पे मेरा रिश्ता रुबीना के साथ तय हो गया। रुबीना क्योंकि ख़ुद इस अंदाज़ की लड़की थी कि उसको दिलेर किस्म के बंदे पसंद थे, और उसने मुझे दिलेर समझ लिया था। यूँ हमारा रिश्ता तय पा गया और रुबीना मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद जहाँ ये राज हमेशा राज रहा, मैंने अपने दोस्त जवाद को बता दिया था। रुबीना को उसको पहले ही पता चल चुका था। उसने मुझे खुद ही कह दिया था कब मिलवा रहे हो रुबीना से, और मैंने उसे कहा था कि जब मेरे वालिदैन आएंगे तो तुम भी उसके साथ होंगे। और जिस दिन मैंने अपने वालिदैन को बुलाया था तो जवाद भी उनके साथ था। जवाद एक हाजिर सर्विस पुलिस में था और रुबीना के वालिद पुलिस से ही रिटायर हुए थे। यूँ बेहतरीन तरीके से जहाँ मेरा राज राज ही रहा, जवाद ने भी कोई बात नहीं बताई, वहाँ शादी के बाद रुबीना जो मुझसे उम्मीदें लगाई हुई थी कि मैं बहुत दिलेर हूँ और सारा कुछ हूँ, तो उसको अंदाज़ा हो गया था कि मैं बहुत ही सादा सा शख्स हूँ, वो इतना दिलेर नहीं हूँ। लेकिन मेरी तबीयत, मेरा मिजाज, मेरा मोहब्बत करना, ख्याल रखना उसको इतना पसंद आया कि वो मेरी एक बेहतरीन जीवन साथी बनी और उसने मेरा भरपूर साथ दिया। शुरू में तो उसने कोशिश की कि मैं कोई और दिलेरी कहूँ, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, बस वो हो गया। उस वक्त एक जुनून था, तुम्हें पाना था, पा लिया है, अब और डर लगता है शायद कोई और जुनून दिखाऊं तो तुम्हें खो ना दूं, इसलिए अब जुनून नहीं दिखाता, बस तुम्हें खुश करने में लगा रहता हूँ। तो ये मेरी बात भी उसको पसंद आई कि मुझे पाने के लिए मैंने जुनून दिखाया था, और इस तरह की मैंने बातें करके उसको कवर कर लिया। और उसके बाद हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी वो मेरी जीवन साथी है और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं।